पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन इमोर्टल पैलेस की सेंटेस किन नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढते हुए किंग लू के पास आती है, जहां वो ली द्वारा दी गई चाय पत्ती से भरी चाय पीती है और ली की खोज में निकलने का फैसला करती है। शियू उसे ऐसा करने से मना करती है और ली के बारे में बताते हुए उससे मैंग की कहानी सुनाने लेकर जाती है, जो सुनकर वो ली की फैन गर्ल बन जाती है और उससे मिलने के लिए और भी उत्सुक हो जाती है। और अंत में शियू को उसे ली से मिलाना ही पड़ता है। ली उन्हें उन मॉन्स्टर और कल्टीवेटर्स के बारे में बताता है जिनके नाइन टेल्ड फॉक्स को ढूंढने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी। तो किन उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि वो सब सही कर देगी। इसके बाद किन और उसके मास्टर पहले कल्टीवेटर्स से पीछा छुड़ाते हैं और उसके बाद मॉन्स्टर को भगाते समय उनका सामना डीमन किंग सिल्वर मून से होता है। मास्टर और सिल्वर मून के बीच युद्ध होता है और अपने ट्रेजर की मदद से मास्टर सिल्वर मून को भगा देता है। भागते समय उसका सामना ब्लैकी से हो जाता है, जो कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतार देता है। बाद में ली वहां आता है और डीमन किंग को साधारण ईगल समझकर डिनर के लिए उन सभी को अपने घर ले जाता है। अब आगे रास्ते में मैंग जी ली की तारीफ करते हुए बोलता है कि उसकी लिखी किताब जर्नी टू द वेस्ट का कोई मुकाबला नहीं, वो इस सदी की सबसे महान रचना है। ये सुनकर ली पहले तो हैरान होता है, फिर खुश होते हुए सोचता है कि इस इंसान को भी उसी की तरह किताबें पसंद है और उन दोनों को एक दूसरे को सिखाना चाहिए। तभी मैंगजी की नजर ली के कंधों पर लटके एनलाइटनमेंट बैम्बू पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरानी से सोचता है कि एक्सपर्ट ने तीर भी एनलाइटनमेंट बैम्बू से बना रखे हैं। इस तीर का एक वार और उसका लक्ष्य दुनिया से मिट जाएगा। फिर उसका ध्यान उसके धनुष पर जाता है, वो भी एनलाइटनमेंट बैम्बू से बना था। ये देखकर मैंगजी खुद को संभाल नहीं पाता और लगभग गिरते हुए किन से कहता है कि जब उसने कहा कि एनलाइटनमेंट बैम्बू एक्सपर्ट के घर में कूड़े की तरह है, तो उसे थोड़ा शक था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। उसके पास अब यकीन करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। वो रोते हुए बोलता है कि वो मास्टर ली के घर का सफाई वाला बनना चाहता है। कुछ ही देर में सभी ली के घर आ जाते हैं। घर के अंदर ली के कंधों पर सिल्वर मून को देखकर डाई की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ली ब्लैकी को आगे करते हुए बताता है कि आज के डिनर का इंतजाम ब्लैकी ने ही किया है। डाई ब्लैकी के सर पर हाथ रखते हुए आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछती है कि ये सब क्या है। ब्लैकी भी उसे इशारों में ही बताता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था, ये सब इत्तेफाक से हो गया। उसके सीरियस चेहरे को देखते हुए ली डाई से पूछता है कि क्या वो खुश नहीं है, तो डाई हंसते हुए जवाब देती है कि उसने पहली बार इतने बड़े पहाड़ी ईगल को देखा है, इसीलिए वो थोड़ा हैरान हो गई थी। ली भी हंसते हुए कहता है कि आज रात वो इसे ही खाएंगे। किन और मैंगजी ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक्सपर्ट डीमन किंग सिल्वर मून को खाने की बात कर रहे हैं। मैंगजी ली के पास आकर बोलता है कि उसने जेली नामक चीज में दिलचस्पी दिखाई थी, इसीलिए वो उसे लेकर आया है। ये सुनकर ली खुश हो जाता है। मैंगजी इधर उधर देखते हुए बोलता है कि वो चीज छोटी नहीं है, तो उसे खाली जगह चाहिए। ली बोलता है कि बस इतनी सी बात है, वो अभी जगह बनाता है। फिर वो एलेक्सर वाली जगह से एलेक्सर हटाकर जगह बना देता है। ये देखकर वो दोनों खून की उल्टी करते हुए सोचते हैं कि उसने सभी एलेक्सर ऐसे ही काट दिए। फिर मैंगजी शांत होता है और एक बर्फ के बड़े पहाड़ जितनी चट्टान उसके सामने रख देता है। ली उस चट्टान को गले से लगाते हुए कहता है कि उसे लगा था ये जेली बनाने वाली मशीन है, लेकिन ये क्या है। मैंगजी बताता है कि इस बर्फ की चट्टान से ही जेली बनती है। ये एक ऐसे पहाड़ से आया है जिसे 1000 साल पुराना स्वान पहाड़ कहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इसे जेली का एक टुकड़ा बनाने में 10 साल लग जाते हैं। लेकिन ली उस चट्टान से बहती नदी के पानी की तरह जेली निकाला जा रहा था और पूछता है कि क्या उसने अभी कुछ कहा। मैंगजी ये देखकर गुस्से में आते हुए स्वान आइस से बोलता है कि उसने इतने सालों में उसे सिर्फ जेली की एक बूंद ही दी और एक्सपर्ट से मिलने के बाद उसने जेली का तालाब बना दिया। ली उसका शुक्रिया करते हुए बोलता है कि उसने ब्लैकी को बचाया और इतना कीमती तोहफा भी दिया। उसकी इस दयालुता का कर्ज वो कैसे उतारेगा। वो पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो वो उनके लिए कर सकता है। ये सुनकर वो दोनों ही खुश होने की जगह घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये उनका इम्तिहान है। अगर उन्होंने बोला कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो एक्सपर्ट ये साफ देख लेंगे और उनसे सच न बोलने के लिए उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सीधा ही कुछ मांग लिया तो वो लालची लगेंगे। वो पूरी तरह घबराते हुए सोचता है कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे। फिर वो कुछ सोचकर बोलता है कि उसके पास एक पुराना जिदर था जो बहुत समय से खराब था। एनलाइटनमेंट बैम्बू की वजह से वो अब ठीक हो चुका है, इसीलिए ये स्वान आइस उसने शुक्रिया अदा करने के लिए ही दिया है। ली एनलाइटनमेंट बैम्बू का नाम सुनकर कंफ्यूज होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने किन को जो लकड़ी दी थी, मैंगजी उसी लकड़ी की बात कर रहा है। वो सोचता है कि उसने एक लकड़ी के लिए उसे जेली बनाने वाली मशीन दे दी। यहाँ के लोग तो बड़े दयालु हैं। मैंगजी मौका देखकर आगे बोलता है कि अगर मास्टर उनके ऊपर कृपा करना ही चाहते हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करे।
किन अचानक से पूछे गए इस सवाल से डर जाती है और सोचती है कि मास्टर मैंगजी ने मास्टर ली से सीधा ही इमॉर्टैलिटी के रास्ते के बारे में पूछ लिया। मास्टर ली ने इस बारे में पहले कभी खुलकर बात नहीं करी, अब क्या होगा। लेकिन उसकी सोच से परे ली मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, उसके साथ चलो। फिर वो एक जिदर के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि उसने लंबे समय से जिदर नहीं बजाया है। असल में जब मैंगजी ने जिदर ठीक होने की बात कही थी तो ली को लगा था कि मैंगजी अब भी जिदर के बारे में ही रास्ता जानने की बात कर रहा है। ये देखकर किन सोचती है कि मास्टर ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। लेकिन मैंगजी ये देखकर बहुत खुश था कि उसे एक्सपर्ट द्वारा जिदर की धुन सुनने का मौका मिल गया। लेकिन ली खुद जिदर बजाने की जगह पहले मैंगजी को जिदर बजाने के लिए बुलाता है। ली का आदेश सुनकर मैंगजी जिदर बजाने आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पास से देखता है वो जिदर को देखता ही रह जाता है। वो बोलता है कि सेलेस्टियल हार्ट जिदर ने इस जिदर को महसूस कर लिया है और वो खुद को छोटा महसूस कर रहा है। वो एक सुंदर लड़की की दूसरी सुंदर लड़की से मिलने वाली कहानी सुनाता है, जिसमें एक लड़की डोंगशी खुद को सबसे सुंदर समझती थी। एक दिन वो किसी गांव में गई और वहां वो उस गांव की असली सुंदरता से मिली और तब उसका आत्मविश्वास और घमंड पूरी तरह से चूर हो गया। मैंगजी इस कहानी को याद करते हुए सोचता है कि सेलेस्टियल हार्ट जिदर की मास्टर ली के जिदर से तुलना करने पर इसे मास्टर द्वारा मामूली लकड़ी कहा जाना किसी भी तरह से गलत नहीं है। फिर वो जिदर बजाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो जिदर बजाता है उसकी अपार शक्ति उससे सहन नहीं होती और वो खून की उल्टी कर देता है। किन ये देखकर डर जाता है और उसे रुकने को बोलता है, लेकिन मैंगजी उसे शांत कराते हुए बोलता है कि वो ठीक है, इसे बजाने में उसे मुश्किल तो होगी लेकिन वो इसे बजाएगा जरूर। फिर वो पूरी एकाग्रता के साथ जिदर बजाना शुरू करता है। वो इतने महान ट्रेजर को बजाने के बाद फूला नहीं समाता और कहता है कि उसे अब अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ली उसकी धुन को सुनकर सोचता है कि ये ज्यादा बुरा नहीं था। अगर सिस्टम को पॉइंट देने होते तो वो शायद इसे लेवल 8 बोलता। वो अपने अतीत को याद करते हुए सोचता है कि ये धुन बिल्कुल उसी तरह है जब उसे जिदर जबरदस्ती बजाना पड़ता था। उसने 10th लेवल पर पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और वहां पहुंचने पर उसे लगा था कि वो मास्टर लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन उसे बताया गया कि 10th लेवल तो एंट्री लेवल है, असली जिदर तो वो अब सीखेगा। उसे 24 घंटे जिदर बजाने की प्रैक्टिस करनी पड़ी। वो रोते हुए सोचता है कि वो उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता। जिदर बजाने के बाद मैंगजी ली से पूछता है कि उसने कैसा बजाया। ली ताली बजाने का नाटक करते हुए बोलता है कि वो उसे शब्दों से नहीं बल्कि धुन से इसका जवाब देगा। फिर वो जिदर बजाने बैठ जाता है और मैंगजी और किन उसके ऑडियंस बन जाते हैं। जैसे ही वो जिदर बजाना शुरू करता है उसकी धुन की शक्ति इतनी तेज थी कि उन दोनों का अब शांति से बैठे रहना भी मुश्किल हो गया था। उसकी धुन इतनी ताकतवर थी कि उसने टाओइस्ट दुनिया के रियल्म के द्वार को खोल दिया था, जिसे देखकर मैंगजी और किन को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आता। वो अचानक से टाओइज्म की दुनिया में खो जाते हैं जहाँ भयानक जंग चल रही थी। तभी एक योद्धा की नजर उन पर पड़ती है और वो उन पर हमला करने के लिए तैयार था। ये देखकर किन बोलती है कि मास्टर उन्हें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन मैंगजी बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं। टाओइस्ट फ्लो उन दोनों से कहीं ऊपर है, इससे बचकर भागने का कोई मतलब नहीं। तभी वो योद्धा उसके पास आता है और तलवार उसके आर पार कर देता है। इसके साथ ही वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और मैंगजी कहता है कि वो टाओइज्म की दुनिया को देख पाए, यही बहुत बड़ी बात है। जाहिर है कि वो उस लेवल पर नहीं जो उस दुनिया में एक पल भी टिक पाए। तभी उनकी नजर ली के भयानक यार्ड पर पड़ती है जो जिदर की धुन सुनकर जीवित हो गया था और अपने असली रूप में आ गया था। वो रोते हुए सोचता है कि मास्टर ली ने उसे अपनी राय इसीलिए नहीं दी क्योंकि उसकी जिदर की कला उनकी राय के काबिल ही नहीं है। उसे लगा था कि उसने जिदर अच्छा बजाया, लेकिन वो अच्छे से बहुत दूर है। किन मैंगजी से बोलती है कि मास्टर इस यार्ड की हर चीज सिल्वर मून को आसानी से हराने के काबिल है। ये बोलते समय उसकी नजर मैंगजी के रोते हुए चेहरे पर पड़ती है और वो पूछती है कि उसे क्या हुआ। मैंगजी लड़कियों की तरह शर्माते हुए बोलता है कि मास्टर ली इमोर्टल है। नहीं, वो इमोर्टल से भी बढ़कर है। उसकी 3000 सालों की कल्टीवेशन का फल उसे मास्टर ली से मिलने के रूप में मिला है। ली के जिदर बजाना खत्म होने के बाद मैंगजी हाथ जोड़कर बोलता है कि उसने आज बहुत कुछ सीखा। क्या वो इस धुन का नाम जान सकता है? तो ली बताता है कि एम्बुश फ्रॉम 10 साइड्स। ये जवाब सुनकर उन दोनों की डर के मारे आंखें बाहर आ जाती है। एम्बुश फ्रॉम 10 साइड्स का मतलब 10 जगह से घात लगाना। वो डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सोचते हैं कि वो अभी अंधेरे में चारों तरफ से डीमंस से घिरे हुए हैं। ये एम्बुश फ्रॉम 10 साइड्स ही तो है। वो शुक्र मनाते हुए सोचते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने कोई रूड बात नहीं कही, वरना अब तक इस दुनिया से उनकी हड्डी तक गायब हो चुकी होती। फिर वो दिल खोल कर ली की तारीफ करते हैं। अपनी तारीफ सुनकर ली बोलता है कि उसे शर्मिंदगी हो रही है कि उसे मामूली लकड़ी की जगह जेली बनाने वाली मशीन मिली, इसीलिए वो इस संगीत को लिखकर उन्हें दे देगा। ली के मुंह से ये बात सुनकर मैंगजी खुशी के मारे रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अब हम लिंगियन इमोर्टल पवेलियन के अंदर का सीन देखते हैं, जो लिन का पवेलियन है। दोस्तों, लिन और किन दोनों कहानी के अलग अलग पात्र हैं। इनका नाम एक जैसा है तो आप कंफ्यूज मत होना।
वहाँ काले बादल छाए हुए हैं और जोरों से बिजली गिर रही है। लिन एक बड़े चाइनीज गेट के सामने सीढ़ियों पर हाथ जोड़कर खड़ी है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज के होने का इंतजार कर रही है। अब हमें पता चलता है कि उसके पवेलियन के मास्टर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जो लिन के पिता भी है, और लिन अपने मास्टर की सुरक्षा करने के लिए वहाँ खड़ी है। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलती है कि समय आ चुका है, सभी माना ट्रांसफर करके उसके पिता की ब्रेक थ्रू करने में मदद करो। सेंटेस के मुंह से ये बात सुनकर सभी चीज जान लगाकर माना ट्रांसफर करना शुरू करते हैं और लिन भी उनकी मदद करती है। माना ट्रांसफर करते ही वहाँ एक शैतान जैसी आकृति का जन्म होता है, जो सभी माना को अपने अंदर समा लेता है और वहाँ जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ माना की चमक फैल जाती है। सभी चिंता करते हुए सोचते हैं कि क्या वो सफल हुए। वहाँ से एक शैतानी ऑरा के साथ कोई बाहर आता है। लिन उसे अपना पिता बोलते हुए उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे वहीं रोकते हुए बोलता है कि उसके पास मत आओ, वो ब्रेक थ्रू के एक नाजुक मोड़ पर है, एक गलती और इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये कहते समय हम उसका चेहरा देखते हैं, जिसके काले बाल, काले कपड़े और काली ही आंखों के साथ वो इंसान तो लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि खुद शैतान धरती पर प्रकट हो गया है। वो शैतानी चेहरे वाला इंसान लिंगियर इमोर्टल पैलेस का मास्टर लिन मुफेंग था। वो अपनी बेटी से कहता है कि जल्दी जाओ और 9 नोट स्पिरिचुअल जिनसेंग यहाँ लेकर आओ। अब वो एलेक्सर ही तय करेगा कि वो इस ब्रेक थ्रू में सफल हो पाएगा या नहीं। 9 नोट स्पिरिचुअल जिनसेंग का नाम सुनकर लिन बुरी तरह घबरा जाती है और डरते हुए कहती है कि उसे माफ कर दो, उसने वो किसी और को दे दिया। ये सुनकर मिफेंग बौखला जाता है। वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, आखिर ये उसी की बेटी है। फिर वो उससे जाकर नियॉन ग्रास लाने को बोलता है और शुक्र मनाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ उसने बैकअप के तौर पर उन्हें ब्रेक थ्रू के लिए बचा कर रख लिए। लिन दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में टकराते हुए नजरें चुराकर बोलती है कि उसने वो भी किसी और को दे दिया। ये सुनकर उसे और भी बड़ा झटका लगता है। फिर वो एक एक करके बहुत से एलेक्सर्स का नाम लेता है और लिन हर बार यही बोलती है कि उसने वो किसी और को दे दिया। अब तो वहाँ खड़े लोगों की भी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो मास्टर के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर उन एलेक्सर की बात हो रही है जिन्हें लिन ने डाई की जान बचाने के लिए ली को दे दिया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप आई बटन में जाके इससे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वहाँ से भी इसके पहले के एपिसोड देख सकते हैं। अब वापस कहानी पर आते हैं। लिन के जवाब सुनकर मुफेंग अफसोस मनाते हुए जमीन पर गिर जाता है और गुस्से में लिन से पूछता है कि उसने सभी उच्च कोटि के एलेक्सर किसी और को क्यों दे दिए। लिन किसी प्यार में पड़ी राजकुमारी की तरह कहती है कि क्योंकि वो मास्टर ली है, वो बेमिसाल एक्सपर्ट है। लिन उसकी और तारीफ करते हुए बोलती है कि वो ऐसे महान एक्सपर्ट हैं जो मॉर्टल की दुनिया से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। हेवंस के इमोर्टल्स भी उनकी तुलना में चींटी के बराबर हैं। उसके शब्द मुफेंग के कानों में कील की तरह चुभते हैं और वो सोचता है कि उसकी बेटी को किसी कमीने ने ठग लिया है। उसने पवेलियन का सारा ट्रेजर तो लूटा ही, लेकिन क्या उसने उसकी बेटी के शरीर को भी लूटा है? वो अपनी बेटी को देखता है तो उसे इस बात पर भी यकीन हो जाता है, क्योंकि लिन तो ली के प्यार में पागल हो ही चुकी थी। वो आग बबूला होते हुए कहता है कि बेशक वो अब ब्रेक थ्रू न कर पाए, लेकिन वो उस कमीने को नर्क में भी जगह मिलने लायक नहीं छोड़ेगा। तभी लिन बोलती है कि बेशक उसने सारे एलेक्सर उन्हें दे दिए, लेकिन वो उसके बदले कुछ लाई है। उसके पिता पूछते हैं कि वो क्या है, तो लिन उसे ली द्वारा दिया गया बैग दिखाते हुए बोलती है कि चाय पत्ती। ये देखकर तो मुफेंग सदमे में चला जाता है और रोते हुए कहता है कि उसकी बेटी बचपन से ही बुद्धिमान रही है, उस कमीने के संपर्क में आकर उसे क्या हो गया, ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। साथ ही कमीना शब्द भी कुछ ही देर में वो अपनी पूरी जिंदगी में फिर नहीं बोलने वाला। लिन बोलती है कि पिताजी ये सोचने की गलती भी मत करना कि उसे ठग लिया गया है, एक बार इस बैग के अंदर देखो, उसे सब पता चल जाएगा। इतना कहने के साथ ही वो बैग खोल देती है। अचानक से बैग के अंदर से निकली तेज रोशनी से मुफेंग चौंक जाता है और कुछ ही पलों में शैतान से वापस इंसान में बदल जाता है। वो चाय पत्ती को हैरानी से देखते हुए सोचता है कि कुछ ही पलों में उसके शरीर के अंदर की सारी बुराइयां निकल गई। क्या इस चाय पत्ती में हेवन और अर्थ खुद मौजूद है? फिर वो अपनी बेटी से उस चाय पत्ती से चाय बनाने के लिए बोलता है। वो दोनों ही कमरे के अंदर आते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। लिन चाय बनाकर अपने पिता को देती है, जो काफी जवान लग रहा था। वो अपनी बेटी द्वारा बनाई गई चाय को देखते हुए सोचता है कि उसकी बेटी ने पहली बार उसके लिए चाय बनाई है। वो बेशक अब ब्रेक थ्रू न कर पाए, लेकिन अपनी बेटी के हाथ से बनी चाय का लुत्फ तो उठा ही सकता है। इतना सोचने के साथ ही वो चाय पीना शुरू करता है। चाय की पहली घूंट मारते ही मुफेंग अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहाँ उसे साफ और शुद्ध आसमान, बड़े पहाड़, बहती नदी के साथ चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। आसान शब्दों में कहे तो उसे किसी पेंटर द्वारा बनाई सुंदर सीनरी जैसी दुनिया सामने नजर आती है। वो हैरानी से कप को देखते हुए सोचता है कि इसमें सिर्फ टाओइस्ट फ्लो ही नहीं बल्कि जागरूकता भी मौजूद है। ये छोटे से कप की जरा सी चाय पीने वाले के मन को व्याकुलता की स्थिति में डाल सकती है।
वो खुद को किसी महान टाविस्ट के रूप में देखता है। साथ ही उसे अपनी बेटी के बचपन की झलक भी दिखाई देती है। वो आंख खोलते ही चिल्लाते और शर्माते हुए कहता है कि उसकी बेटी बचपन में बहुत प्यारी थी। वहाँ खड़े सभी डिसाइपल खुश होते हुए बोलते हैं कि मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया। ली द्वारा उगाए चाय पीने से वो ब्रेक थ्रू करने में सफल हो चुका था। फिर वो लिन से चाय के बारे में पूछता है। लिन उसे बैग दिखाते हुए बोलती है कि उसे सिर्फ इतनी चाय ही मिली है। वो उसकी चमक में अंधा होते हुए बोलता है कि ये काफी है। उसने 16 एलेक्सर के बदले बहुत अच्छा ट्रेजर हासिल किया है। ये खजाना लिंगियन इमोर्टल पवेलियन को 10,000 सालों तक समृद्ध और अपराज्य बनाएगा। वो अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहता है कि उसे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। वो हड़बड़ाहट में लिन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि वो कमीना मतलब मास्टर कहाँ है, वो उसे उनसे मिलने कब ले जाने वाली है। लिन उसे समझाते हुए कहती है कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मास्टर ली अलग तरह के इंसान हैं और उन्हें शांति से रहना पसंद है। वो पहाड़ों में एकांत में रहते हैं और ना के बराबर ही बाहर निकलते हैं। फिर वो उसे ली के बारे में सारी बात बता देती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर सिल्वर बून के मॉन्स्टर आपस में बहस कर रहे थे। उसकी जनरल शेफ से बोलती है कि एक सेवर स्टेज के छोटे से डीमन की खुद को डीमन किंग बोलने की हिम्मत कैसे हुई। शेफ भी घसते हुए बोलता है कि लॉर्ड सिल्वर मून अब इस दुनिया से जा चुके हैं, इसीलिए डीमंस को एक नए राजा की जरूरत है। जनरल अपने शरीर में माना जमा कर कर उसे नीचे दिखाते हुए बोलती है कि उस जैसे एक गुलाम की ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। अपनी बेइज्जती सुनकर शेफ पिक का खून खौल जाता है और वो दहाड़ते हुए बोलता है कि किसमें कितनी हिम्मत है वो अभी पता चल जाएगा। तभी वो अचानक से वहाँ किसी के आने की आहट सुनते हैं। वो दोनों ही डरते हुए चिल्लाते हैं कि ये कितनी भयानक डीमन काय है और अपनी जान बचाकर भागते हुए एक दूसरे को बोलते हैं कि वो उससे बाद में निपट लेंगे। वहाँ डाई और उसकी छोटी बहन सेवन टेल्ड फॉक्स आई थी। वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर मिलते हैं। सेवन टेल्ड रोते हुए अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि वो मरते मरते बची। सारी कहानी जानकर डाई बोलती है कि अब घबराने की जरूरत नहीं और वो उसे सिल्वर मून से बन रहे खाने को दिखाती है। महान डीमन किंग सिल्वर मून की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें फट जाती है। सेवन टेल्ड अब भी हैरानी से सिल्वर मून को देख रही थी। तभी डाई बोलती है कि जरूर मास्टर ने किसी को उसे बचाने के लिए भेजा होगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ मास्टर की देखरेख में ही हो रहा है। वो खुश होते हुए बोलती है कि वो उसके लिए एक कप सूप भी लेकर आएगी। मास्टर की चीजें कल्टीवेशन बढ़ाने में बहुत मदद करती है। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलते हैं कि मास्टर ने एक हिंट दिया था जिसमें उन्होंने उसे भी इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ मिलकर मास्टर को सर्व करने के लिए बोला था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो मास्टर का इरादा सही से समझ पाई थी या नहीं, इसीलिए वो उसे मास्टर के घर नहीं ले जा सकती। अब जब डीमंस का कोई लीडर नहीं है तो डाई चाहती है कि उसकी बहन डीमन किंग बने। वो कहती है कि उसे सभी डीमंस को अनुशासन में लाना होगा और मास्टर के शिकार के लिए अच्छा वातावरण बनाना होगा। एक बार उसे मास्टर की सोच सही से पता चल जाए फिर वो उसे मास्टर के घर ले जाएगी। उसकी बहन घबराते हुए उससे दूर खड़ी होती है और रोते हुए कहती है कि वो डीमन किंग नहीं बनना चाहती। डाई उसे समझाते हुए बोलती है कि अब वो सेवन टेल्ड स्पिरिचुअल फॉक्स बन चुकी है और वो अब बहुत ताकतवर है। उन डीमंस ने सिल्वर मून का समर्थन खो दिया है, इसीलिए वो अब उससे घबराएंगे। फिर वो उसे सूप देते हुए कहती है कि चलो अब कुछ खा लो। अब हम देखते हैं कि लिन और मुफैंग ली के घर पहुंच चुके हैं और उसके घर से कुछ दूरी पर खड़े हैं। किन अपने पिता को ली से बर्ताव करने के लिए दोबारा समझाती है तो वो कहता है कि उसे सब समझ आ गया, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। फिर वो ली का दरवाजा खटखटाते हैं और ली दरवाजा खोलता है। ली से मिलने पर लिन अपने पिता से उसकी पहचान करवाते हुए कहती है कि इन्होंने उसकी कहानी जर्नी टू द वेस्ट सुनी और उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। वो परेशान करने के लिए माफी चाहती है। ली उन्हें अंदर बुलाता है और अंदर आते हुए मुफैंग उसका अभिवादन करता है। कमरे के अंदर सभी काउच पर बैठ जाते हैं। मुफैंग बोलता है कि वो लंबे समय से एकांत में था। जब वो बाहर आया तो उसने मास्टर ली के बारे में सुना और अब उसे बहुत खुशी है कि वो मास्टर ली से मिल पाया। वो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए पूरी तरह से तैयार था और ली से अरेंज मैरिज कराने आए फूफा की तरह सवालों की बौछार ला देता है। लिन अपने पिता के मुंह से अचानक से ऐसी बात सुनकर चौंक जाती है और उसके पैर पर जोर से लात मारकर उसकी हड्डी तोड़ते हुए उसे चुप कराती है और बोलती है कि उसके पिता को मजाक करने की आदत है। ली उन दोनों की नौटंकी को इग्नोर करते हुए कहता है कि उसने लिन को पिछली बार दिए गए एलेक्सर का सही से शुक्रिया अदा नहीं बोला। अगर उनके पास समय है तो क्यों ना वो खाना खाकर ही जाए। लिन कहती है कि उन्हें खुशी होगी। ये सुनकर ली खाने की तैयारी करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही लिन में शैतान की आत्मा आ जाती है और वो ली के खाने की जगह अपने पिता को खाने वाली थी। मुफैंग घबराते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। वो लिन को किसी तरह मनाते हुए कहता है कि मास्टर उनके लिए खाना बनाने गए हैं तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो ली के पास आ जाते हैं। ली के पास आकर मुफैंग बच्चों की तरह उछलता हुआ बोलता है कि वो सिर्फ बैठकर खाना खाने का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए वो खाना बनाने में मास्टर की मदद करेंगे। लिन और ली दोनों ही उसकी हरकतें देखकर सकपका जाते हैं। फिर वो डीमन सॉर्ड उठाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है।
लेकिन पहली लकड़ी काटते ही उसका सारा स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से थक जाता है। ली ये देखकर खुद की आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता और अजीब चेहरे के साथ मुफेंग से कहता है कि अगर वो थक गया है तो आराम करे। मुफेंग खुद का ऐसा अपमान होते नहीं देख सकता था, इसीलिए थम्स अप कर मुस्कुराते हुए बोलता है कि थका? वो तो बिल्कुल नहीं थका, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सिवाय इसके कि वो जलाने के लिए जो लकड़ियाँ काट रहा है वो स्पिरिचुअल वुड है, और सिवाय इसके भी कि वो डीमन स्वॉर्ड को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल में ले रहा है। वो डीमन स्वॉर्ड के बारे में याद करते हुए सोचता है कि डीमन स्वॉर्ड बचपन से ही खून की प्यासी रही है। कथाओं के अनुसार इसे पाना डीमन वर्ल्ड के महान अस्तित्व के आशीर्वाद के बराबर है। वो तलवार को ध्यान से देखते हुए सोचता है कि इसके अंदर का अंधकार खत्म हो चुका है और अब इसमें सिर्फ पवित्रता ही बह रही है। और ये स्पिरिचुअल वुड, इसे काटने के लिए उसे अपने शरीर का 80% ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हर बार इसे काटते समय उसके अंदर की स्पिरिचुअल शक्तियों में भूकंप आ रहा है। लकड़ियाँ काटते समय मुफेंग की आत्मा उसका शरीर त्याग देती है। ली ये देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उसे लकड़ियाँ काटने से मना करता है। ली उसे समझाते हुए कहता है कि अब थोड़ा आराम कर लो, ईगल मशरूम सूप जल्द ही तैयार हो जाएगा, उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर ली वापस काम के लिए निकल जाता है। ईगल का नाम सुनकर मुफेंग को एहसास होता है कि उसने अभी सिल्वर मून का हल्का ऑरा महसूस किया। क्या मास्टर का ईगल से मतलब यही तो नहीं था? वो अपनी सोच को तुरंत ही दिमाग से बाहर निकालते हुए बोलता है कि ये तो असंभव है, वो बिल्कुल पागल है जो ऐसा सोच रहा है। पागल तो वो है ही, लेकिन ली के सामने कुछ भी असंभव नहीं, ये उसे देर सवेर पता चल ही जाएगा और उसकी सिल्वर मून वाली गलतफहमी तो अभी ही दूर हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। कढ़ाई में सिल्वर मून से बना हुआ सूप देखकर मुफेंग की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। ली उसके हैरान चेहरे को देखते हुए बोलता है कि अंकल मुफेंग, अगर आपकी तबीयत सही नहीं तो ये सूप पियो। ये सूप उसके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगा और अगर उसे कोई पुरानी चोट है तो वो उसे भी ठीक कर देगा। फिर वो कुछ लकड़ियाँ काटने पर थकावट महसूस नहीं करेंगे। ये सुनकर मुफेंग मन में रोते हुए बोलता है कि वो लकड़ियाँ काटने जैसा मामूली काम भी नहीं कर सकता। अगर उसने खुद की इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो मास्टर ली के साथ उसकी किस्मत का भी यही अंत हो जाएगा। सूप की मदहोश करने वाली खुशबू उसे ख्यालों से बाहर लाती है और वो सब कुछ भूलते हुए अभी सिर्फ सूप के ख्यालों में ही खो जाता है। ली सूप में जेली डालने का फैसला भी करता है। लिन अपने पिता से बोलती है कि डीमन किंग सिल्वर मून का गायब होना और फिर ये सूप, क्या ये सच में वही है? मुफेंग हंसते हुए बोलता है कि स्पिरिचुअल वुड जलाने के काम में ली जाती है, ड्रैगन फायर फ्यूल का काम करती है, स्पिरिचुअल वाटर सूप की तरह दिया जाता है, एलेक्सर मसालों की तरह डाले जाते हैं और 10,000 साल पुराना स्वान आइस लिक्विड ऊपर से नमक की तरह डाला जाता है। साथ ही डीमन किंग सिल्वर मून को खाने के लिए पकाया जाता है। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान उसके सामने प्रकट हो गए हैं। लेकिन जल्द ही वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है जब ली अपनी बेवकूफी दिखाते हुए जेली का पूरा बर्तन ही सूप में डाल देता है। फिर वो खाना या पीना शुरू करते हैं। मुफेंग सूप की कटोरी को देखते हुए खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाता और किसी और के शुरू करने से पहले खुद ही एक सांस में दारू की तरह सूप को गटक जाता है। हर बार की तरह सूप पीते ही वो दूसरी दुनिया में आ जाता है और उसे लगता है कि वो समुद्र पर खड़ा सनसेट का सुंदर नजारा देख रहा है। वहाँ ठंडी हवाएं चल रही है और वो इस नजारे से बाहर नहीं आना चाहता। वो खुशी के आंसुओं के साथ बोलता है कि यहाँ टाओइस्ट फ्लो का बहाव बहुत ताकतवर है। उसके डांशन के स्पिरिचुअल पावर्स की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और स्पिरिचुअल पावर फटकर उसके शरीर के हर छेद से बाहर निकलने लगती है। हाँ, आपने सही सुना, सभी छेद से। अपने पिता की अजीब हरकतों को देखकर लिन कंफ्यूज होती है। फिर वो भी सूप को हाथ में लेते हुए बोलती है कि इस ईगल सूप में अनगिनत ट्रेजर मौजूद है। उसे नहीं लगता कि पूरे इमोर्टल कल्टीवेटर की दुनिया में कोई इससे भी ज्यादा कीमती चीज ढूंढ पाएगा। वो चम्मच से एक सिप लेते हुए सोचती है कि क्या वो इसे सह पाएगी। उसके सूप पीते ही उसे भी वही नजारा देखने को मिलता है और वो भी टाओइस्ट ऊर्जा को महसूस करके खुशी के आंसू निकालते हुए बोलती है कि सिर्फ टाओइस्ट फ्लो ही नहीं, खाने का स्वाद भी इस दुनिया से परे है। उसके स्वाद के बारे में सोचकर वो गुलाब से भरे फूलों की दुनिया में पहुंच जाती है और वो खुशी से फूली नहीं समाती। फिर उस दुनिया में उसकी और उसके पिता की मुलाकात होती है और ये मुलाकात कुछ अजीब थी। कुछ नहीं, ये बहुत अजीब थी। अब ये सीन तो मैं बयान नहीं करने वाला, तो आप खुद ही देख लो। ली उन्हें उस दुनिया से बाहर निकालते हुए हंसते हुए पूछता है कि उन्हें सूप कैसा लगा। वो बड़ी आंखों के साथ थम्स अप करते हुए बताते हैं कि सूप बहुत स्वादिष्ट था। ब्लैकी को भी सूप मिल चुका था और वो भी उसे पी रहा था। मुफेंग फिर अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोलता है कि वो मास्टर के घर पहली बार आया है, इसीलिए साथ तोहफा भी लाया है। ली खुश होते हुए बोलता है कि वो लोग बहुत दयालु हैं और अपने तोहफे को देखने के लिए व्याकुल होने लगता है। मुफेंग बॉक्स में रखी एक क्रिस्टल बॉल को बाहर निकालते हुए बताता है कि इस बॉल को लिंगन इमोर्टल पवेलियन में पीढ़ी दर पीढ़ी पवेलियन मास्टर को शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ये उसकी तरफ से उसके लिए एक छोटा सा तोहफा है।
ली के उसे देखते ही उसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है और उसके सामने सिस्टम की तरह एक विंडो खुल जाती है, जिसमें उसे एक आदमी दिखता है जो हाथ में किताब के साथ उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। ली उसे देखते हुए बोलता है कि बस सिस्टम ने उसे बहुत पढ़ाई करवाई है, वो अब और पढ़ाई नहीं करना चाहता। ली उस क्रिस्टल के बारे में बताता है कि ये मिशनरी रेलिक है और इसका लिंगियन इमोर्टल पवेलियन में उच्चतम अधिकार है। इसे हर पवेलियन मास्टर को दिया गया था। इसमें उनके पूर्वजों ने अपने जीवन की रिकॉर्डिंग्स डाली है। इससे आने वाली पीढ़ी को उनका अनुभव मिलता है और वो अपने पूर्वजों द्वारा की गई कल्टीवेशन को देखकर खुद की कल्टीवेशन सुधार सकते हैं। इसे लिंगियन इमोर्टल पवेलियन की नींव भी कहा जा सकता है। ली अपनी सोच को बढ़ाकर जहाँ तक सोच सकता था सोचते हुए कहता है कि क्या ये टीवी है। तो मुफेंग पूछता है कि ये टीवी क्या होता है। ली टीवी के बारे में याद करते हुए बताता है कि वो उसके होम टाउन की एक खास चीज है जो चौकोर डब्बे की तरह दिखता है, लेकिन उसमें कई तरह के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं और देखने वालों को घर में बैठे बैठे ही पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये सुनकर लिन और मुफेंग का दिमाग फट जाता है और वो कहते हैं कि उनका दिमाग इतनी सारी जानकारी को एक साथ नहीं झेल सकता। मुफेंग सोचता है कि मास्टर जिस टीवी की बात कर रहे हैं वो शायद मिशनरी रेलिक से ऊंची रैंक पर है। वो दुखी होते हुए सोचता है कि उसने सोचा था वो लकड़ी काटने वाली अपनी गलती को सुधारेगा, लेकिन उसे नहीं लगा था कि अगर उसने मिशनरी रेलिक को भी बाहर निकाल लिया तो भी वो मास्टर की नजरों में कुछ नहीं है। ली क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ये सुंदर तो है और इसे अपने साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रोग्राम कोविड में चले ऑनलाइन क्लासेस की तरह हैं और जब बात क्लास की आती है तो उसे स्ट्रेस होने लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। वो सोचता है कि क्या वो इसे बदल सकता है। उसके इतना कहते ही क्रिस्टल में मैसेज आता है कि इसकी इमेज साफ कर दी गई है, प्लीज इसमें नई इमेज ऐड करें। ये देखकर मुफेंग के पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है कि लिंगियन इमोर्टल पैलेस की 10,000 सालों की विरासत चुटकियों में मिट गई। ली पूछता है कि वो नई इमेज कैसे ऐड कर सकता है, तो मुफेंग अपने चेहरे के भाव को पूरी तरह बदलकर खुश होते हुए जवाब देता है कि उसे सिर्फ दिमाग में सोचना है और ये रेलिक उसकी सोच के हिसाब से उसे इमेज में बदल देगा। ये सुनकर ली परवर्ट की तरह हंसता है और बहुत से गंदे ख्याल सोचता है, या अच्छे वो तो आपकी सोच पर ही निर्भर है। लेकिन वो अपनी सोच को बदलते हुए कहता है कि अंकल मुफेंग और लिन उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर वो पूरी वुकोंग की कहानी उस क्रिस्टल में HD मूवी की तरह रिकॉर्ड कर देता है। वुकोंग नाम की गेम हाल ही में लॉन्च भी हुई है। अगर आप गेमिंग स्ट्रीमर को देखते हैं तो शायद आपको उस गेम के बारे में पता होगा। इसकी पूरी कहानी आपको उस गेम में भी पता चल जाएगी। अपने सामने अजूबा होते देख उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या ये एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड है, जबकि ली बोलता है कि अगर ये HD की जगह 4K में होती तो उनका एक्सपीरियंस और भी अच्छा होता। लिन और मुफेंग उसे हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्हें इससे बहुत फायदा होगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उन्हें इमोर्टल वर्ल्ड को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। फिर ली कढ़ाई उठाते हुए उनसे कुछ देर वहीं रुकने को बोलता है। मुफेंग उसे कढ़ाई ले जाते देख पूछता है कि वो इस बचे हुए सूप का क्या करेगा। ली जवाब देता है कि वो उसे फेंक देगा। ये सुनकर एक बार फिर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ली बोलता है कि ये ईगल बहुत बड़ा है और वो इस सूप को खत्म नहीं कर सकते। दाई और ब्लैकी ने भी इसे पी लिया है और अगर उसने ज्यादा समय तक इसे रखा तो ये ताज़ा नहीं बचेगा, इसीलिए वो इसे फेंकने जा रहा है। वो सोचता है कि अगर उसके पास फ्रिज होता तो उसका बहुत फायदा होता। मुफेंग अजीब हरकतें करते हुए उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसे ये सूप नहीं चाहिए तो क्या वो इसे ले जा सकते हैं। अब हम उन दोनों को वापस अपने महल में आते हुए देखते हैं। उनके महल में घुसते ही कुछ लोग भागकर उनके पास आते हैं और उनमें से एक हड़बड़ाहट में कहता है कि पवेलियन मास्टर, पश्चिम में एक एडवांस सीक्रेट रियल्म देखी गई है। मुफेंग शांत खड़ा था और उस आदमी को भी शांत होने के लिए बोलता है। वो खुशी से ली द्वारा दिया गया खाना दिखाते हुए बोलता है कि वो खाना लेकर आया है, क्यों ना वो पहले कुछ खा ले। ये सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये खाने का समय नहीं है। वो पूरे जोश में आते हुए आंखों में आग के साथ बोलता है कि इजुमो माउंटेन पर सीक्रेट रियल्म देखा गया है और कई ग्रुप्स तो उसकी खोज में भी निकल गए हैं। अगर उन्होंने जल्दी नहीं करी तो बहुत देर हो जाएगी। लिन वहाँ आए दूसरे आदमी से सीक्रेट रियल्म के बारे में जानकारी लेती है। वो बताता है कि इमोर्टल कल्टीवेटर्स के लिए सीक्रेट रियल्म पूरी जिंदगी में मिलने वाले एक अवसर की तरह है। इसे शांति से खोलने में 100 सालों का समय लग जाता है और अक्सर ही इसकी खोज होने से पहले किसी को इसके बारे में पता तक नहीं चलता। किसी को नहीं पता कि ये कैसे बनता है और इसे कैसे खोलते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि वहाँ सिर्फ कल्टीवेटर्स के लिए अवसर ही नहीं बल्कि बहुत से रेयर खजाने भी हैं। दूसरा आदमी उसे जोरदार तमाचा मारकर चुप कराता है और खुद बोलता है कि सीक्रेट रियल्म का खुलना जिंदगी में एक बार होने वाले इवेंट की तरह है। पवेलियन मास्टर ने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है और उनकी ताकत भी बढ़ गई है। लिंगियन इमोर्टल पवेलियन को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उस आदमी ने सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। वो उसे तुरंत मैजिकल आइटम देते हुए बोलता है कि ये उसके काम आएगा, अब तुरंत वहाँ से निकलो। लेकिन उसकी उम्मीद से परे मुफेंग कहता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा।
ये सुनकर वो आदमी दंग रह जाता है। वुफेंग बोलता है कि बेशक वहाँ बहुत खजाने हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही है। आज के लिए इतना ही। पवेलियन मास्टर के मना करने पर वो आदमी उसे सीक्रेट रेल्म जाने के लिए कैसे मनाएगा? क्या पवेलियन मास्टर उसकी बात मानेगा या वो सीक्रेट रेल्म जाने का अच्छा मौका गवा देगा? और अगर वो सीक्रेट रेल्म जाता है तो वहाँ उसे किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए अलविदा।